इस फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत होती है माइकल नाम के एक आदमी को दिखाते हुए। माइकल एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ था जो पृथ्वी लग ही नहीं रही होती। वो किसी अलग ही यूनिवर्स में कोई अलग ही प्लेनेट था जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। शॉकिंग बात ये थी कि माइकल को उस यूनिवर्स के अंदर कई सारी अनोखी पावर्स मिली होती हैं और ये पावर्स वो पृथ्वी के लोगों पर यूज कर सकता था और अपने मन मुताबिक सारी चीजें उनसे करवा सकता था। अब ये पूरा सीन ब्लैंक होकर क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक कसिनो में शूटर का काम किया करता था। क्रिस तो कुछ ही महीनों पहले ज्वाइन हुआ होता है क्योंकि उसे कसिनो की सारी चीजें अच्छी लगा करती। वो तो इतने समय में हर एक चीज जान गया था कसिनो के बारे में। लेकिन जब क्रिस अपने ड्रेसिंग रूम में होता है तो हमें पता चला कि वो क्रिस नहीं बल्कि कोई और आदमी है जो उसका भेष बदलकर यहाँ पर काम कर रहा है। क्रिस ने जब अपना असली चेहरा दिखाया तो हमें पता चलता है कि ये तो माइकल ही है, वही आदमी जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। माइकल का तो कुछ सीक्रेट मकसद था इस कसिनो में काम करने का, जिससे कि वो यहाँ के लूप होल्स को पता कर ले और शायद इतने महीनों से शूटर बनकर उसने पता कर लिया है। माइकल तो अपना हुलिया फिर से चेंज कर लेता है और चला जाता है कसिनो के अंदर। वो हर एक बाजी बहुत अच्छी तरीके से जानता था और उन्हें खेलने लगता है। उसने कुछ पैसे दांव पर लगा लिए जिसके 10 गुना वो जीतता जा रहा था। दरअसल माइकल के पास जो डाइस थी वो मैग्नेटिक थी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो जिस भी नंबर को लाना चाहेगा वो डाइस वही लेकर आता था। ये सारी ट्रिक्स भी उसे कसिनो के अंदर शूटर बन के ही पता चली थी। देखते ही देखते माइकल ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से काफी सारे पैसे जीत लिए। उसके पास तो अब $1 मिलियन से भी ऊपर हो जाते हैं। पर माइकल इतने पैसे लेकर घर नहीं जाता, बल्कि उसे तो इससे भी बड़ी बाजी खेलनी थी जो मिलियन और बिलियन में होती थी। इसके लिए कसिनो के अंदर VIP फ्लोर्स बनाए गए थे जहाँ सिर्फ बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी आ सकते हैं। माइकल तो अब अपने असली रूप में आकर उस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। माइकल जब वहाँ से लिफ्ट में गया तो एक आदमी सारे कार्ड्स और डाइस ऊपर की तरफ ही लेकर जा रहा था और इसी की मदद से फ्लोर के अंदर सारे मिलीनियर्स और बिलीनियर्स खेलेंगे। लेकिन माइकल को तो ये बात पहले से पता थी। वो अपना डिवाइस निकालता है और उस लिफ्ट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो लिफ्ट ठीक हो गई थी, जिसके बाद माइकल और वो आदमी फ्लोर की तरफ जाने लगे। अब सारे बिलीनियर्स वहाँ पर बैठे हुए होते हैं बैटिंग लगाने के लिए। कार्ड सभी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पर माइकल ने एक चश्मा पहना था। उस चश्मे की मदद से वो हर एक के कार्ड्स बड़ी आसानी से देख पा रहा होता है। दरअसल ये सारी चीजें तब हुई जब माइकल उस आदमी के साथ लिफ्ट में मौजूद था और जब चारों तरफ अंधेरा हो चुका था तो उसने नॉर्मल कार्ड्स को मैग्नेटिक कार्ड से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि रिजल्ट ये निकला कि माइकल इन सारे लोगों के कार्ड्स बड़े आराम से देख पा रहा था। माइकल तो अब पूरा कॉन्फिडेंट हो गया कि चाहे ये लोग कितनी भी बैटिंग करे, जीतने वाला तो वही है, क्योंकि उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड थे। लेकिन तभी अचानक एंट्री होती है एलेक्स नाम के एक बिजनेसमैन की। एलेक्स को भी कार्ड्स दिए जाते हैं और वो अपने बहुत सारे पैसे बैटिंग पर लगा देता है। माइकल तो खुश हो रहा था कि वो जीतने वाला है और उसके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब सारे लोग अपने कार्ड शो कर रहे थे तो यहाँ माइकल बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड्स होते हैं वो तो बदल चुके थे। यानी माइकल को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके कार्ड छीन कर बदल दिए और सबसे वीकेस्ट कार्ड पकड़ा दिए। ये पूरा गेम एलेक्स जीत चुका था। माइकल के कमाए गए सारे $1 मिलियन यहाँ से चले गए होते हैं। यहाँ पर माइकल तुरंत ही समझ गया कि ये काम जरूर एलेक्स का हो सकता है। उसने ही कुछ चीटिंग की होगी और मेरी कार्ड्स बदल दिए होंगे। इसी वजह से माइकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर सीधा एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट वहाँ एलेक्स की सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। उन्होंने जल्द से जल्द अब माइकल को पकड़ा और उसे मारने लगे। अब तो उस कसिनो के ओनर, जिसका नाम विक्टर होता है, उसे सारी चीजें पता चल चुकी थी। वो ये जानता था कि माइकल चीटिंग कर रहा है और उसकी वजह से विक्टर का कई $1 मिलियन का नुकसान हुआ है। विक्टर तो यहाँ माइकल को धमकी देने लगा कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें मेरे सारे पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो मेरे सारे एजेंट तुम्हें पकड़कर तुम्हारी जान ले लेंगे। माइकल यहाँ पूरी तरीके से मजबूर था और वो बहुत बेबस हो जाता है। इसीलिए माइकल जल्द से जल्द वहाँ से निकलकर अपने दोस्त लियोन के पास चला जाता है। लियोन तो खुद एक छोटा मोटा कसिनो चलाया करता था। माइकल ने लियोन को सारी बातें बताई कि कैसे वो बैटिंग हार गया और उसे ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसके दिमाग को मैनिपुलेट किया है और कार्ड्स को चेंज कर दिए गए हैं। माइकल तो लियोन को एलेक्स के बारे में भी बताता है कि उसके आने के बाद ही मैं बाजी हारा, नहीं तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जीत रहा था। माइकल का दोस्त लियोन जब एलेक्स का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा चौंक गया था। तब जाकर लियोन माइकल को एक बात बताने लगा कि एलेक्स के पास साइकिक पावर्स हैं और उसने उन्हीं पावर्स का यूज करके तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट किया था।
और वो सबकॉन्शियस वर्ल्ड में जो भी चेंजेस करेगा वो रियल लाइफ पे भी इफेक्ट होता था। यानी एक तरीके से इसे समझा जाए तो एलेक्स दिमाग के साथ खेल रहा था, जिससे वो किसी भी सामने वाले की सोच को चेंज कर सकता था। लियोन माइकल को और अच्छे से समझाने के लिए एक बुक दिखाता है जो कि सबकॉन्शियस वर्ल्ड की थी। ये इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ पर अनलिमिटेड पावर सोर्सेस मौजूद थे। ये एबिलिटी कुछ ही इंसानों के अंदर बचपन से होती थी, जिससे कि वो दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर अपनी एबिलिटी का यूज करते थे और उनकी सोच को पूरी तरीके से बदल देते थे। यही सारी चीजें एलेक्स ने उस कैसीनो के अंदर मौजूद सारे इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के सोच में किया था। यही रीजन होता है कि माइकल के पास स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड्स होने के बावजूद भी एलेक्स वो बाजी जीत गया था। लियोन ने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में जाना इतना आसान काम नहीं है। वहां से बाहर निकलने के लिए एक स्पेशल कंपास की जरूरत होती थी, जिसके बाद ही कोई सही सलामत उस दुनिया से निकल पाएगा। और अगर कंपास नहीं होगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसी यूनिवर्स में फंसा रहेगा। यहाँ माइकल को अब सब कुछ समझ में आ चुका था और वो सारी चीजों को एकदम सीरियस लेता है और उसने ठान लिया था कि वो अपने पैसे रिकवर करके ही रहेगा। अब हमें यहाँ एलेक्स और गॉर्डन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो दोनों बिजनेस मीटिंग कर रहे थे, लेकिन एलेक्स ने जितने भी डॉलर कैसीनो में जीते होते हैं उसे तो वो गॉर्डन को दे देता है। तब जाकर हमें पता चला कि गॉर्डन किसी और की नहीं बल्कि माइकल के फादर हैं, जिन्होंने जानबूझकर एलेक्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो माइकल को जाकर बाजी में हरा दे, जिससे कि अब माइकल कर्जे में डूबता जा रहा है। अब गॉर्डन अपने जेब से एक कंपास निकालता है जिसे कि उसने एलेक्स को दे दिया था। गॉर्डन तो एलेक्स से सबकॉन्शियस माइंड में जाने की एबिलिटी के बारे में पूछता है क्योंकि उसे भी सीखना था, बट शायद एलेक्स अपनी एबिलिटी सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, इसीलिए वो गॉर्डन को इस बातों के बारे में मना करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि माइकल ने डिसाइड किया है कि वो अपनी एक टीम बनाएगा, जिससे कि वो विक्टर के ही कैसीनो में जाकर आज तक का सबसे बड़ा स्कैम करे। माइकल ने तो यहाँ लियोन के साथ मिलकर कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता किया था जिनके पास पहले से ऐसी साइकिक एबिलिटीज थी, यानी कि वो भी एलेक्स की तरह सबकॉन्शियस यूनिवर्स में जाकर किसी के भी दिमाग और सोच के साथ खेल सकते थे। माइकल तो एक एक करके उन लोगों के पास जाकर अपने प्लान के बारे में बताने लगा और उन्हें कन्विंस करने लगा। सबसे पहले माइकल एरिक नाम के एक आदमी से मिलता है। एरिक के पास भी वही सबकॉन्शियस माइंड वाली एबिलिटी थी, जिससे कि वो किसी की भी यादें और सोच चेंज कर सकता था। एरिक को कन्विंस करने के बाद माइकल सीधा टोनी नाम के आदमी के पास गया। टोनी के पास एबिलिटी थी कि वो सबकॉन्शियस वर्ल्ड में जाकर इलेक्ट्रिक चीजों को कंट्रोल कर सकता था। उसे काफी अच्छे पैसे प्रोवाइड करके माइकल उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जिसके बाद वो केविन नाम के आदमी के पास गया। केविन एक प्रिजनर था, लेकिन इसके पास भी सोच बदलने की एबिलिटी थी। इन्हीं रीजंस की वजह से माइकल केविन को पूरा भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें प्रिजन से आजाद करा दूंगा और मिशन खत्म होने के बाद काफी सारे डॉलर्स भी दूंगा। केविन इन चीजों के लिए मान गया था। माइकल तो अब उस प्रिजन में मौजूद सारे कैदियों को आजाद करता है और मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत करने के लिए कहता है। चारों तरफ लड़ाई चालू हो गई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल केविन को लेकर चला आया। अब यहाँ माइकल के पास 3 लोगों की टीम होती है जो सबकॉन्शियस वर्ल्ड में जाकर चेंजेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ रियल मिशन में जाने से पहले माइकल उनकी टेस्टिंग करता है। माइकल ने तो अपने दोस्त लियोन के ही कैसीनो में इन तीनों की मदद से खेल जीतने का ट्राई किया। एरिक तो अब डाइस को रोल करने लगा था और उसे जितने नंबर बोले गए हैं उतने ही लाने हैं, इसीलिए अब एरिक सीधा चला गया सबकॉन्शियस वर्ल्ड में और उस डाइस को चेंज करने लगा। वो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बना देता है कि बताए गए नंबर ही उस डाइस पर आएंगे। थोड़ी देर बाद होता भी कुछ ऐसा ही है, डाइस पर सेम नंबर आ रहे थे। लेकिन अब इन खतरनाक चीजों को देखकर माइकल का एक साथी कहने लगा कि ये चीजें डरावनी हैं, जिससे हम पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं होऊंगा। ये बात सुनने पर केविन उस आदमी के सामने आ जाता है और सबकॉन्शियस दुनिया में जाकर उसके माइंड को कंट्रोल करने लगता है। केविन ने तो अपनी पूरी कोशिश की कि उस आदमी के मन से डर की भावना निकाल दे और वो करने में कामयाब भी हो गया। लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी कैमरा थे वो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि केविन बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहा है, जो काफी सस्पिशियस था। लेकिन अलार्म बजता इससे पहले टोनी वहां पर आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक चीजों को कंट्रोल करने में माहिर था। वो भी सबकॉन्शियस दुनिया में चला गया और सिक्योरिटी कैमरा के कई सारे सिस्टम को हैक करके उनकी डायरेक्शन कहीं दूसरी तरफ ही रख रहा था, जिससे कि कैमरा कभी कुछ गलत डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। माइकल ने जब इतनी चीजें परफेक्ट देखी तो वो तुरंत ही अब एक लाइव कैसीनो गेम की तरफ
लेकर चला जाता है जहां माइकल के बिना उन तीनों को मिलकर ये पूरी गेम जीतनी होगी। केविन तो अब सबसे पहले वहां के शूटर के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद एरिक और टोनी अपना अपना काम कर रहे थे। माइकल सीसीटीवी की मदद से उनके ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन अचानक अब थोड़े समय के बाद वो तीनों काफी ज्यादा पैनिक होने लगे, क्योंकि इस टाइप का मिशन वो अपनी लाइफ में पहली बार कर रहे थे। धीरे धीरे तीनों का प्लान एकदम बेकार हो गया और शायद इस तरीके से रियल कैसीनो में परफॉर्म करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। माइकल भी इस बात से थोड़ा सा नाराज हो गया, क्योंकि इस टीम के साथ तो वो कभी भी बड़े स्कैम कर ही नहीं सकता। इसीलिए अब माइकल एक और लड़की की तलाश में होता है जिसका नाम वेरोनिका था। उसके पास सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की काफी ज्यादा एबिलिटी थी, इसीलिए माइकल वेरोनिका के बारे में पता करता है ताकि वो अपनी टीम में उसे शामिल कर ले। माइकल ने जब वेरोनिका को अपने प्लान के बारे में बताया तो शुरुआत में वेरोनिका उसकी टीम में शामिल होने से मना कर देती है, बट माइकल बहुत जिद्दी था। उसने जो ठान लिया वो करके ही रहता। माइकल वेरोनिका का पीछा ही नहीं छोड़ता और उसे कई सारे $1 मिलियन देने का वादा करता है, जिसकी वजह से अब वेरोनिका काफी सोचने के बाद उसकी टीम में शामिल होने के लिए मान गई थी। अब दूसरी तरफ हमें माइकल के फादर गॉर्डन को दिखाया जाता है। गॉर्डन तो अपने एक साथी के पास आ गया जिसके पास भी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज थी। गॉर्डन तो उसकी मदद से एक बहुत ही फेमस पेंटिंग को चुराने की प्लानिंग कर रहा होता है। जैसे ही उस फेमस पेंटिंग को सिक्योरिटी के साथ ट्रक के अंदर इंक्लूड किया गया, तभी गॉर्डन का दोस्त अपनी एबिलिटी की मदद से गॉर्डन के कॉन्शियसनेस को थोड़ी देर के लिए दूसरी दुनिया में भेज देता है। गॉर्डन वहीं पर बेहोश हो गया, जिससे सारे लोगों का ध्यान वहां पर चला जाता है। अब गॉर्डन सबकॉन्शियस वर्ल्ड में होने के कारण वो आसपास के किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। सबसे पहले गॉर्डन सामने मौजूद एक पेंटर को कंट्रोल करता है, जो उसी फेमस पेंटिंग जैसी एक हूबहू नकल करने लगा था। फिर जाकर गॉर्डन वहां मौजूद एक दूसरे स्टाफ को कंट्रोल करने लगा, जो सभी से बचते हुए ओरिजिनल पेंटिंग को उठाता है और जाकर उस पेंटर द्वारा बनाए गए नकली और हूबहू पेंटिंग से बदल देता है। यानी कि अब ट्रक के अंदर ओरिजिनल नहीं बल्कि नकली पेंटिंग मौजूद थी, और जो असली होती है वो तो पेंटर के पास थी। थोड़ी देर में जब गॉर्डन ठीक हो गया तो पेंटर और स्टाफ दोनों को ही नहीं समझ में आता कि उन्होंने क्या किया है। वो सब कुछ भूल चुके थे। गॉर्डन तो अब तुरंत ही उस पेंटर के पास जाकर थोड़े डॉलर देकर वो असली पेंटिंग खरीद लेता है। यानी कि गॉर्डन के पास अब ओरिजिनल पेंटिंग है जो कई $1 मिलियन की थी। इसी तरीके से वो बड़े बड़े लोगों के साथ स्कैम किया करता था। माइकल तो अब वेरोनिका को लाकर अपने बाकी सारे टीममेट से मिलाता है और उससे इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन अब माइकल को वेरोनिका की पावर्स देखनी थी। इसीलिए वेरोनिका ने बोल दिया कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। वो तो तुरंत ही सबकॉन्शियस वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ से वो लोगों की दिमाग को कंट्रोल करेगी। अब माइकल वेरोनिका को कमांड दे रहा था कि तुम उस दुनिया में एरिक के माइंड को कंट्रोल करो और उसे मैनिपुलेट करके बेल बजाने के लिए कहो। वेरोनिका ऐसा ही करती है और अगले ही मोमेंट में एरिक सीधा जाकर बेल बजाने लगा। माइकल दूसरी रिक्वेस्ट करता है कि तुम टोनी के दिमाग को कंट्रोल करो और उसके एबिलिटी का यूज करके यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को शॉर्ट सर्किट कर दो। वेरोनिका ऐसा ही करती है, जिससे टोनी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का शॉर्ट सर्किट कर दिया था। अंत में माइकल वेरोनिका से कहता है कि तुम यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में ऐसा डालो कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। वेरोनिका के ऐसा करते ही सभी लोग वहां से भागने लगे थे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वेरोनिका ने ये डाल दिया था कि भूकंप आ रहा है। माइकल सेटिस्फाई हो गया कि वेरोनिका उसकी टीम के लिए परफेक्ट है। इसीलिए अब माइकल सभी को एक साथ बिठाकर अपने प्लान के बारे में बताता है। माइकल ने कहा कि हम सभी अलग अलग जाकर कैसीनो के अंदर गेम्स खेलेंगे, और जैसा कि मैंने वेरोनिका को बताया है वो तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर सकती है और तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे सकती है। एक तरफ एरिक चला गया था तो दूसरी तरफ टोनी। माइकल और वेरोनिका साथ में खेल रहे थे। प्लान ये था कि वेरोनिका सबकॉन्शियस माइंड से सभी को इंस्ट्रक्शंस देगी और सिर्फ माइकल और वेरोनिका ही गेम में जीतते जाएंगे। एरिक और टोनी को लगातार हारना होगा ताकि उनके ऊपर कोई शक ना करे। थोड़े समय तक तो ये प्लान बहुत अच्छी तरीके से चलता है और माइकल ने काफी सारे प्रॉफिट जनरेट कर लिए थे, लेकिन अब एरिक और टोनी का ईगो सामने आ जाता है। वो तो अब अपनी एबिलिटी यूज करने लगे सारे गेम्स को जीतने के लिए। वेरोनिका उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो दोनों किसी की बात नहीं मानते, जिससे कि अब सिक्योरिटी गार्ड्स को एरिक और टोनी के ऊपर शक हो गया था। वो सभी तो उन दोनों को पकड़कर लेकर जाने ही लगे, पर वेरोनिका उन सिक्योरिटी गार्ड्स के भी दिमाग को मैनिपुलेट कर लेती है, जिससे बाल बाल उन दोनों की जान बची और बाहर लेकर आ गए।
माइकल उन दोनों के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नहीं तो हम कोई भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बार समझाने पर अब वो एकदम अच्छी तरीके से सारे प्लान को फॉलो कर रहे थे। माइकल अब अपना पूरा ध्यान वेरोनिका के इंस्ट्रक्शंस पर लगा रहा था और उसी हिसाब से खेल रहा था। देखते ही देखते उनकी टीम ने कई मिलियन डॉलर्स जीत लिए। इसकी खुशी में वो सभी मिलकर बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं, क्योंकि रीजन ये था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत कम की थी और उसका प्रॉफिट तो उन्हें 100 गुना मिला था। सेलिब्रेशन के समय माइकल नोटिस करता है कि वेरोनिका एक जगह पर बैठी हुई है। शायद वो उदास होगी, इसीलिए माइकल उसके पास चला गया ठीक करने के लिए। बट वेरोनिका को इन सेलिब्रेशन वाली चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो माइकल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया, जिससे माइकल थोड़ी देर में चला भी जाता है। अब हमें यहाँ गॉर्डन और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एलेक्स गॉर्डन को माइकल के बारे में सब कुछ बता रहा था कि कैसे उसने अपनी एक टीम बना ली है और वो उसी टीम की मदद से सबकॉन्शियस वर्ल्ड में जाता है और कैसीनो के अंदर सारी बेटिंग जीत जाता है। गॉर्डन काफी ज्यादा चौंक गया था क्योंकि उसने जानबूझकर अपने बेटे को फंसाया था ताकि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास वापस काम करने आ जाए। लेकिन यहाँ माइकल ने तो अपनी ही टीम बना ली, जिस वजह से अब गॉर्डन किसी भी हालत में माइकल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। माइकल अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर जा रहा होता है, लेकिन अब उनके सामने विक्टर अपने सभी लोगों को लेकर आ गया। माइकल को लगा कि विक्टर अपने पैसे मांगने आया है, इसीलिए वो कह रहा था कि मेरे पास पैसे हो चुके हैं जो तुम लेके जा सकते हो। लेकिन विक्टर ने बोला कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि उसे तो माइकल की मैजिकल टीम चाहिए थी जो इस पूरी चीजों में उसकी हेल्प कर रही होती है। विक्टर तो माइकल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाकर उसकी पूरी टीम को बंदी बनाकर लेके चले जाता है। वहाँ उनके साथ गॉर्डन भी मौजूद था, जो इतने समय बाद अपने बेटे माइकल से मिल रहा होता है। यहाँ माइकल अपने फादर गॉर्डन से बहुत नफरत करता था, क्योंकि एक समय पर जब उसे और उसकी मदर को जरूरत थी तो गॉर्डन कहीं और ही चला गया था। पर गॉर्डन अभी भी अपने बेटे को फोर्स कर रहा होता है कि तुम मेरे टीम में आ जाओ। माइकल तो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था और वो अपने फादर को मना कर देता है। वहीं अब हमें विक्टर को दिखाया गया, जो अपने कसिनो के अंदर माइकल की पूरी टीम का यूज कर रहा था, जिससे कि जो भी कस्टमर यहाँ बैटिंग के लिए आते थे वो उन्हें हरा देता था। और इस पूरी चीजों से विक्टर के कसिनो में बहुत प्रॉफिट होने लगा, यानी कि वो माइकल की टीम का इस पूरे प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए यूज कर रहा था। बट माइकल इस तरीके से अपने साथियों को नहीं रहने दे सकता। वो एक प्लम्बर का रूप बनाकर वहां आ जाता है, जिससे कि वो तुरंत ही एरिक और टोनी के पास चला गया। पर थोड़ी देर बाद एरिक और टोनी जब माइकल से मिल रहे थे तो उन्होंने बोला कि तुमसे दूर जाने के बाद वेरोनिका उसी सबकॉन्शियस माइंड में फंस चुकी है, यानी कि वो एक कोमा में है। वेरोनिका के पास तो वो कंपास भी नहीं था जिससे वो रियलिटी वाली दुनिया में आ सके, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय के बाद वो मर जाएगी। माइकल डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वेरोनिका को बचा कर रहेगा, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ एक और प्लान बनाने लगा, जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकले वेरोनिका को लेकर। लेकिन बाहर निकलने के रास्ते में कई सारे लेजर्स लगे होते हैं जिसे हटाना जरूरी था, इसीलिए अब एरिक और टोनी अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके उस पूरे लेजर लाइट को डिसेबल कर रहे होते हैं। वहीं माइकल निकल पड़ा था वेरोनिका को बचाने के लिए। उसे ट्रैकर की मदद से पता चल जाता है कि वेरोनिका किस रूम में है और वो तुरंत ही सारे गार्ड्स को बेहोश करके वेरोनिका को रेस्क्यू कर लेता है। यहाँ पर टोनी और एरिक उस लेजर को डीएक्टिवेट तो कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाते। इसी वजह से एरिक बचे हुए लेजर बीम से बचते हुए आगे बढ़ता है। थोड़े समय में माइकल भी वेरोनिका को लेकर वहां आ गया, जिससे कि वो सभी अब लॉकर के अंदर चले जाते हैं। वहां कई सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ चुके थे, क्योंकि उन्हें एस्केप के बारे में पता चल गया था। जल्द से जल्द माइकल और उसकी टीम ने लॉकर बंद कर दिया, जिससे कि अब वो सभी यहीं पर फंसे रह जाएंगे। विक्टर और उसके सारे बॉडीगार्ड्स वहीं पर मौजूद होते हैं। यहाँ माइकल और बाकी लोगों को पता था कि सिर्फ वेरोनिका है जो उन्हें यहाँ से निकाल सकती है, लेकिन सबसे पहले वेरोनिका को सबकॉन्शियस दुनिया से बाहर लाना होगा। माइकल बहुत सोचने के बाद केविन को कहता है कि तुम मुझे सबकॉन्शियस दुनिया में भेजो, जिससे कि वो खुद जाकर वेरोनिका को लेकर आएगा। केविन यहाँ माइकल को समझाने लगा कि बिना किसी प्रैक्टिस के सबकॉन्शियस दुनिया में जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। बट माइकल को तो ये कदम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वैसे भी मारे जाएंगे। बहुत बार कहने पर केविन मान गया और अपनी एबिलिटी यूज करके माइकल को वेरोनिका के सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। माइकल अब वेरोनिका के दिमाग में पहुंच जाता है और उसके अंदर सारी यादों को देख रहा था। ट्रैवल करते हुए माइकल एक बहुत ही अजीब जगह पर पहुंच जाता है। उसने देखा कि ये तो एक अलग ही यूनिवर्स लग रहा है और चारों तरफ डिफरेंट दरवाजे मौजूद थे। ये पूरा सीन कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ पर माइकल खड़ा होता है। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो इस जगह से कहाँ जाए और वेरोनिका उसे कहाँ मिलेगी। थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ
बहुत ही बर्फीला तूफान आगे बढ़ रहा होता है। माइकल उससे डरकर भाग तो रहा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तूफान तुरंत ही माइकल के पास आया, लेकिन एक समय पर रुक जाता है, क्योंकि उस समय पर माइकल वेरोनिका के बारे में सोचने लगा था कि वो उसे जल्द से जल्द मिल जाए। इसी वजह से अब शायद माइकल के अंदर भी कुछ पावर्स होती हैं जो बचपन से उसमें मौजूद थीं, लेकिन वो कभी अपनी एबिलिटी को अनलॉक नहीं कर पाया। माइकल तो पूरी कोशिश करता है कि वेरोनिका उसके सामने आ जाए, इसीलिए अब अचानक जमीन फटने लगती है और अंदर से एक सिटी टाइप की स्ट्रक्चर बाहर आने लगे। वो पूरी जगह एकदम डार्क थी, जिसके अंदर जाने पर माइकल को वेरोनिका दिख जाती है। लेकिन बात ये थी कि वेरोनिका माइकल की कोई भी बात सुन नहीं पा रही होती और यहाँ तक कि उसे देख भी नहीं सकती, और इन्हीं चीजों की वजह से कोई भी वेरोनिका को संभाल नहीं सकता। पर माइकल फिर से अपने दिमाग पर कंट्रोल करता है और उन्हीं एबिलिटी का यूज करने लगता है जो उसके अंदर मौजूद थी, यानी कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को वेरोनिका के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर रहा था। आखिरकार वो वेरोनिका से बात करता है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर वेरोनिका बोल रही थी कि मेरा उस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मैं जाकर करूँ क्या। यहाँ माइकल वेरोनिका से अपने प्यार का इजहार कर रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छोड़ेगा, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। वेरोनिका की आंखें खुल गई और वो तुरंत ही माइकल के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। वो दोनों उसी यूनिवर्स वाली जगह पर आ चुके थे जहाँ मल्टीपल दरवाजे होते हैं। वेरोनिका को देखने पर लगा कि ये दरवाजा सही है, बट उसके अंदर से सिर्फ वही जा सकती थी, यानी माइकल को इसी दुनिया में फंसे रहना पड़ेगा। वेरोनिका जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाती है, तभी वो अपने असली बॉडी में उठ चुकी थी। पर अफसोस माइकल अभी भी सबकॉन्शियस दुनिया में फंसा रह गया है। उसे समझता नहीं कि विदाउट कंपास के वो इस दुनिया से कैसे बाहर निकले। तब जाकर माइकल को अपने फादर गॉर्डन की कुछ बातें याद आती हैं। माइकल को याद आता है कि उसके फादर एलेक्स के बारे में कुछ बता रहे थे कि वो उसकी मदद करने जरूर आएगा, और एलेक्स के पास ही उसने कंपास दिया है। थोड़े समय के अंदर सच में माइकल को एलेक्स सामने दिखाई देने लगा, जिसके ठीक पीछे वो चले जाता है। एलेक्स तो माइकल की बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रहा था अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए, जिसकी वजह से माइकल अब अपनी दुनिया में वापस लौट आता है। यानी कि माइकल ने बिना किसी ट्रेनिंग के इस सबकॉन्शियस माइंड वाले जाल को तोड़ दिया है। माइकल ने तो टोनी से इस लॉक को ओपन करने के लिए कहा, क्योंकि अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तो वहाँ विक्टर के कोई भी सोल्जर्स नहीं थे, सब के सब जा चुके होते हैं। तब जाकर हमें एक सच्चाई पता चली कि माइकल जब सबकॉन्शियस माइंड में था तो उसने विक्टर के दिमाग को कंट्रोल किया और उसे ऐसा दिखाया कि हम उसके पैसे लूट कर भाग चुके हैं। इसीलिए विक्टर ने अपने सभी साथियों को हमारे पीछे दूसरी तरफ लगा दिया, जबकि सच्चाई तो ये थी कि वो सब अभी बाहर निकल रहे थे। उनको रोकने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद वो सारे पैसे लेकर एलेक्स के पास जाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा एलेक्स को दे देते हैं। एलेक्स बोल रहा था कि तुम सभी एक बेस्ट टीम बन चुके हो, लेकिन एक और असाइनमेंट है जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।